नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान बिल्कुल शुरू से। रसायन विज्ञान और इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। इसको केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री भी बोला जा सकता है। और रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक तत्व, आवर्त सारणी एवं सभी रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। उनके भौतिक गुण व रासायनिक गुणों का अध्ययन भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। केमिस्ट्री जो शब्द है वो कीमिया नामक शब्द से बना है। कीमिया नामक शब्द से बना है। मिस्र देश की जो मिट्टी थी, मिट्टी है वो काली है और इस मिट्टी के नाम के आधार पर ही इसको कीमिया कहा गया, क्योंकि वहां कीमिया का अर्थ होता है काला। और कीमिया से ही बना है केमिस्ट्री, जिसको बोल सकते हैं हम केमिस्ट्री, और एक विज्ञान की शाखा है, इसलिए इसको कह दिया रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान आपको पता है कि प्रकृति के अंदर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। कहने का मतलब बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। और अजैविक घटकों से इस प्रकृति में जैविक घटकों की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार से बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है कि प्रकृति में सबसे पहले रासायनिक पदार्थ बने, रासायनिक पदार्थ बने, रासायनिक पदार्थ के बाद आरएनए और डीएनए बना, और आरएनए डीएनए के बाद कोशिका का निर्माण हुआ, और कोशिका के बाद ऊतक बने, और ऊतक के बाद अंग का निर्माण हुआ, और अंग के बाद तंत्र बना बच्चों, और तंत्र के बाद शरीर बना, और शरीर के बाद क्या बनी? जनसंख्या बनी। और जनसंख्या, जब इस जनसंख्या में बहुत से जीव सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे मानव की एक जनसंख्या है और उसमें कई जीवों की जनसंख्या सम्मिलित हो जाती है, जैसे कुत्तों की जनसंख्या, बिल्लियों की जनसंख्या, गाय की जनसंख्या, भैंसों की जनसंख्या, तो ये मिलकर बना देते हैं एक समुदाय। और इस समुदाय में जब अजैविक घटक सम्मिलित हो जाते हैं, अजैविक घटक जब सम्मिलित हो जाते हैं तो बना देते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। और जब पारिस्थितिकी तंत्र कई मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं जैव मंडल। और जैव मंडल के अंदर जलमंडल, वायुमंडल, और इसके बाद आपका स्थल मंडल, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। और जैव मंडल बनने के बाद एक बन जाता है क्या? आपका ग्रह या उपग्रह। और ये जो ग्रह है, ये ग्रह और उपग्रह मिलाकर बनाते हैं सौर मंडल।
और सौर मंडल मिलकर बनाते हैं आकाश गंगाएं, और आकाश गंगाओं से मिलकर बनता है बच्चों ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से अजैविक घटकों से जैविक घटकों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार अगर प्रकृति के अंदर सबसे छोटा कण अजैविक घटक, सबसे अजैविक घटकों में सबसे छोटा कण जो माना जाता है वो महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु को माना जाता है। प्रकृति के अंदर सबसे छोटा जो कण माना जाता है वो परमाणु को माना जाता है, ऐसा महर्षि कणाद ने बताया। लेकिन महर्षि कणाद के बाद कई वैज्ञानिक हुए विश्व के अंदर, महर्षि कणाद के बाद विश्व के अंदर कई वैज्ञानिक हुए, उन्होंने परमाणु के बारे में अलग अलग गुणवत्ताओं का बखान किया और बताया कि परमाणु क्या होता है। वैसे परमाणु इन नगण्य आंखों से देखा नहीं जा सकता और परमाणु आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा है। परमाणु सिर्फ एक कल्पना है। जिस प्रकार से जैविक घटकों की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार से प्रकृति के अंदर सबसे पहले अति सूक्ष्म कण होते हैं। अति सूक्ष्म कण, और अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है एक कण, और इस कण को कहते हैं परमाणु। और परमाणु से बनता है अणु, और अणु के पास देखा जाए तो एक और अवस्था होती है, वह होता है तत्व। और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी हुई कोई भी अवस्था तत्व कहलाती है। अणु से मिलकर सबसे पहले कण, परमाणु, अणु, इसके बाद तत्व, और तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक, और यौगिक से बनता है मिश्रण, और मिश्रण से बनता है पिंड, और पिंड से बनता है पदार्थ। इसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं आ जाती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बीसीय अवस्था, ये सब अवस्थाएं आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो परमाणु के बारे में बात करेंगे। तो महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया। लेकिन महर्षि कणाद को रसायन विज्ञान का पिता नहीं कहा जाता, पिता नहीं कहा जाता। लेवोसिये को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि लेवोसिये ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। परमाणु के बारे में महर्षि कणाद के बाद डाल्टन आया, और डाल्टन ने दिया परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, और डाल्टन के बाद आपका थॉमसन नामक वैज्ञानिक आया, और थॉमसन के बाद रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आया, और रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आया। तो देखिए, दोबारा से वापस चलते हैं कि प्रकृति के अंदर परमाणु जो है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और परमाणु से अणु बना है, अणु से तत्व बना है, तत्व से यौगिक, यौगिक से मिश्रण, मिश्रण से पिंड, और पिंड से पदार्थ। और पदार्थ की कई अवस्थाएं होती है, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बीसीय अवस्था, ये सब अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। और परमाणु जो है इसके बारे में महर्षि कणाद ने बताया था सबसे पहले कि प्रकृति के अंदर बड़े से बड़े किसी भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो छोटे छोटे कणों से मिलकर जो हुआ है उसका नाम है परमाणु। और लेकिन परमाणु के खोजकर्ता डाल्टन को माना जाता है, डाल्टन को माना जाता है, और डाल्टन ने ही दिया था परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने दिया परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने दिया।
क्या दिया बच्चों? परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ बिंदु थे। वो क्या बिंदु थे? डाल्टन ने ये कहा कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, और परमाणु जो है किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं वो सभी परमाणु समान होते हैं। कहने का मतलब एक तत्व में सभी परमाणु एक समान होते हैं, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता, परमाणु को न ही उत्पन्न किया जा सकता। इस प्रकृति में परमाणुओं की संख्या निश्चित है, न तो इनको बढ़ाया जा सकता है न ही घटाया जा सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, यौगिक बनाते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, या तो अणु की अवस्था में पाया जाता है या फिर यौगिक की अवस्था में पाया जाता है। उन्होंने ये कहा कि जब कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या निश्चित रहती है। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी परमाणु तो डाल्टन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। उसमें दिया निश्चित संख्या का अनुपात। अब निश्चित संख्या का अनुपात क्या था कि जब कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने से पहले और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं, अभिक्रिया से पहले जो परमाणुओं की संख्या थी और अभिक्रिया के बाद जो परमाणुओं की संख्या है वो समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले परमाणुओं की संख्या बराबर रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या। कहने का मतलब निश्चित संख्या का अनुपात क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात है वो निश्चित रहता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और CO2 का निर्माण करता है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये है बच्चों कार्बन डाई ऑक्साइड। मैंने क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या निश्चित रहेगी, अर्थात इनके परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो है वो निश्चित रहेगा। देखिए कैसे रहेगा निश्चित। अभिक्रिया से पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या 1:2।
कार्बन के परमाणु हैं 1, ऑक्सीजन के परमाणु हैं 2। इसके बाद अभिक्रिया के, ये तो हैं अभिक्रिया से पहले, कहने का मतलब ये है अभिकारक, इनकी जो संख्या है इनमें परमाणु की संख्या 1:2 है। इसके बाद भी कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। कहने का मतलब अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो अनुपात है परमाणुओं का वो समान है, इसलिए डाल्टन ने इसको निश्चित संख्या का अनुपात या निश्चित परमाणु की संख्या का अनुपात का नियम दिया। इसके बाद क्या किया कि डाल्टन ने एक और नियम दिया था, उसका नियम, वो नियम है निश्चित द्रव्यमान का नियम। निश्चित द्रव्यमान का नियम क्या कहता है? निश्चित द्रव्यमान का नियम कहने का मतलब, ये निश्चित द्रव्यमान का नियम ये कहता है कि जब कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले परमाणुओं का भार और रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणुओं का भार निश्चित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और न ही नया उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कार्बन प्लस O2 से मिलकर, तो CO2 का निर्माण होता है। यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक तो है बच्चों 6, परमाणु क्रमांक को Z से लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार है 12। परमाणु भार 12 है और Z जो है इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार को लिखा जाता है A से। यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखिए कार्बन के एक परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है लेकिन परमाणु भार कितना है 16 है, और जब 2 अणु है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। इस प्रकार दोनों जो कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों को मिलकर जो परमाणु भार होगा वो 44 होगा, वो 44 होगा, 44 होगा। इसी प्रकार अगर इधर हम भार की गणना करेंगे तो यहाँ 12 होगा और ऑक्सीजन का 32 होगा, टोटल 44 होगा। कहने का मतलब अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो परमाणु का द्रव्यमान है बाहर है वो क्या है? निश्चित है, इसलिए इसे निश्चित द्रव्यमान का नियम कहा गया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन परमाणु कभी भी हमेशा कभी भी उदासीन अवस्था में भी नहीं हो सकता। उदासीन अवस्था में इसलिए नहीं होता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वे ग्रहण करता है, वे यौगिकों का निर्माण, वे अणु का निर्माण करता है। ऐसा ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। तो परमाणु सिद्धांत के बारे में डाल्टन की कुछ ये बातें थी। इसके बाद डाल्टन के बाद थॉमसन नामक वैज्ञानिक आए। थॉमसन, और इन्होंने दिया परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल का मतलब ये होता है कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। ऐसा थॉमसन ने कुछ बताया कि परमाणु की संरचना कुछ ऐसे होती है। कहने का मतलब परमाणु की संरचना एक गोला के समान होती है, एक गोला के समान होती है, और परमाणु के संपूर्ण क्षेत्र में जितना भी क्षेत्रफल होता है उसमें धनायन उपस्थित होता है। संपूर्ण क्षेत्र में धनायन उपस्थित होता है और इसमें ऋणावेशित कण इस प्रकार से पाए जाते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज पाए जाते हैं। थॉमसन ने यह कहा था कि परमाणु एक धनात्मक गोला है और उसके अंदर धनावेश जो है
वो संपूर्ण उसमें बिखरा रहता है, संपूर्ण क्षेत्रफल में, संपूर्ण आयतन में बिखरा रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाते हैं जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाते हैं जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज पाए जाते हैं। तो इस मॉडल को, थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग का मॉडल कहा गया। प्लम पुडिंग का मॉडल कहा गया। और इसी समय थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वे किसी परमाणु का सबसे हल्का कण है। स्थायी जो परमाणु के जो स्थायी कण होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु का सबसे हल्का कण है, जिस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान होता है और यह एक ऋणावेशित कण है, ऐसा थॉमसन ने बताया था। और हम इलेक्ट्रॉन की व्याख्या जब करेंगे जब परमाणु के कणों के अध्ययन करेंगे। तो प्लम पुडिंग का जो मॉडल दिया वो दिया था थॉमसन ने, और थॉमसन ने बताया कि परमाणु के अंदर धनावेश संपूर्ण आयतन में फैला होता है और नेगेटिव जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके से पाया जाता है जिस तरीके से तरबूज के अंदर उसके बीज पाए जाते हैं। ऐसा कुछ थॉमसन ने बताया। लेकिन ये जो मॉडल था सर्वमान्य मॉडल नहीं था, वैज्ञानिकों ने इसको संपूर्ण नहीं माना। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था रदरफोर्ड।